नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सरकार का डर कह सकते हैं इसे आप, हालात का तकाज़ा कह सकते हैं, सामाजिक विकास के सिद्धांतों के सही होते जाने का समय कह सकते हैं, श्रीलंका के हालात का असर कह सकते हैं। जो भी आप कहना चाहें, इस देश की सरकार सक पकाई सी लगती है। और अब हालत ये है कि अपने ही देश के गरीबों के साथ जो इतने सालों में अन्याय हुआ है, 70 सालों का हिसाब किताब देने का वक्त दिख रहा है। और ऐसी हालत में सरकार अब नीतियों में बदलाव करने वाली है। देश के जाने माने लोग, जाने माने थिंक टैंक, सरकार के नज़दीक के लोग अब इस बात पर शिद्दत से विचार करने लगे हैं कि जनता के पास पैसा नहीं बचा है, इसके बाद जनता के पास कोई चारा भी नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते जनता को थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया जाए। आज की कहानी इसी पर ही है और सरकार की एक नई और लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी को कुछ सलाह दी गई हैं कि अगर ये सलाह मान लोगे तो ठीक रहेगा। वो कौन सी सलाह हैं, वो क्या कहती हैं और इस देश के हालात किस तरह से अब एक ऐसे मुहाने पर पहुंच गए जब सरकार को अपना अंदाज़ बदलना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बारे में और सरकार की नीतियों के बारे में, और सरकार के पास अब विकल्प क्या बचा है इसके बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल की मदद करना, आप चाहते हैं आर्थिक रूप से इसको मजबूत बनाना, तो बहुत सरल तरीका है। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और ये जो इसके अलावा एक आपको QR कोड भी दिखाई देगा अनेक स्थानों पर, उसके ज़रिए भी भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। प्रधानमंत्री की एक आर्थिक सलाहकार परिषद है जो प्रधानमंत्री ने बनाई हुई है, और उसका काम है प्रधानमंत्री को समय समय पे आर्थिक सलाह देना। और इस आर्थिक सलाहकार परिषद जो है PMEAC, PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इसने कहा है कि सरकार को अब कुछ पैसे ढीले करना चाहिए, क्योंकि सरकारी नीतियों के कारण अब जनता के पास पैसा नहीं बचा है, सारा पैसा अमीरों के पास पहुंच गया है। और जब जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूं। और इन्होंने ये कहा है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिए जैसे गांव में मनरेगा है, उसी तरह एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लानी चाहिए, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा फंड लोग आवंटित करे सरकार, ताकि शहर में लोगों को एक रोज़गार की मिनिमम गारंटी रहे कि भाई इतना रोज़गार तो मिलना ही मिलना है। और ये आर्थिक सलाहकार समिति के जो चेयरमैन हैं वो बिबेक देबरॉय हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन हैं। और इन्होंने जो बताया है वो इस आधार पर बताया है कि देश के कुछ आंकड़े कुछ कह रहे हैं, और इन आंकड़ों को अभी तक सरकारें लंबे समय से नज़रअंदाज करती आ रही थीं। उनको लगता था कि इस गन्ने को 3-4 बार मशीनों में और डाला जा सकता है, लेकिन अब ये जो आंकड़े हैं और श्रीलंका के हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि ज़्यादा अगर इस गन्ने को मशीन में डालोगे तो मशीन टूट जाएगी। अब जूस नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इस गन्ने को पूरा निचोड़ चुके हो। और डाटा कहता है, आंकड़े कहते हैं कि भारत से में 6 से 7% इनकम पर देश के टॉप 1% अमीरों का कब्ज़ा है। इसके अलावा देश में 57% जो आबादी है उसके ऊपर 10% लोग काबिज हैं। और ये इनइक्वालिटी रिपोर्ट यानी विश्व असमानता रिपोर्ट आई है 2022 की। अगर आप असमानता पे देखना चाहें तो एक पूरा वीडियो है मेरा, जिसमें चुटकी भर, मुट्ठी भर भी नहीं लोग इस देश के सारे संसाधनों पे काबिज हैं। और लगातार जो नई नई व्यवस्था हो रही हैं, जिस तरह से अभी आपने देख लिया, उस पर प्रधानमंत्री की जो आर्थिक मामलों की सलाहकार परिषद है उसने उनको कहा है कि आप एक मिनिमम गारंटी स्कीम शहर में भी लेके आओ, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा। अब मिनिमम गारंटी स्कीम क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए आपको पूंजीवाद के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। दरअसल ये पूंजीवाद शब्द जो है ये कुछ बहुत बड़े दार्शनिक दुनिया में हुआ, उनके ज़रिए आया है। कार्ल मार्क्स ने इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या की है, और उन्होंने
इसको एक सामाजिक विकास का एक सिद्धांत बताया पूरी दुनिया का, कि किस तरह से आदमी पहले जंगल में रहता था, फिर कबीला बना, उन्हीं में से कुछ लोग उसके बॉस बन गए, और उसमें से कुछ और लोग उनके बॉस बन गए, कुछ और लोग उनके बॉस बन गए, और ऐसा करते करते जो उत्पादन के साधन और संसाधन हैं वो सिमट के कुछ लोगों के हाथों में चले जाते हैं। नतीजा ये कि वो कुछ लोग इतना उत्पादन के साधन रखते हैं कि वो खुद ही उसको चला सकते हैं, और धीरे धीरे वो पूरे देश की जो उत्पादन की क्षमता है उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। ये गरीब अमीर की जो खाई होती है, जब अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है, तो एक स्टेज आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें पूंजीवादी जो सरकार होती है, जो सरकार उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है, पूंजीवाद को आगे बढ़ा रही है, जिस देश में ऐसी व्यवस्था होती है, आमतौर पे तथाकथित डेमोक्रेसीज़ में ये बहुत होता है, तो उसमें जो है फिर सरकार को ये लगता है कि बॉस अब मामला वहाँ तक पहुँच गया है कि ये जनता पकड़ के सब कांड कर देगी। जैसा हमने श्रीलंका में देखा, मंत्री पीटे जा रहे हैं, और वहाँ पे भी पॉलिटिकल अनरेस्ट निकल रहा है, अमीरों को लेकर अनरेस्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन अडानी अंबानी पे बात आ गई तो क्या होगा। तो उस फिक्र में क्या करते हैं, पूरी दुनिया का ये रिवाज है कि जो पूंजीवादी सरकारें हैं वो कुछ वेलफेयर में पैसा डालती हैं, कुछ पैसा गरीबों को देती हैं, कमज़ोर लोगों को देती हैं, ताकि उनके हाथ भरे रहें, उनको दिक्कतें ज़्यादा ना हों, और वो अपने सरकार के और अमीरों के पैसे की तरफ ना देखें और उनके ऊपर सवाल ना उठाएं। और जो एनजीओ की परिकल्पना है, ये भी पूंजीवादी विश्व की परिकल्पना है। एनजीओ एक प्रकार के पेसिफायर हैं। आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है तो आपको गोली दे जाएंगे, आयरन की गोली आपको खिला के चले जाएंगे। किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको पढ़ा के चले जाएंगे। तो उसके लिए भी जो विश्व के पूंजीवादी लोग हैं वो एनजीओज़ को फंड करते हैं, ताकि वो जनता को शांत रखें, जनता के गुस्से को शांत रखें। ये सामाजिक विज्ञान के मूल सिद्धांत है, उनमें से एक है। तो अब सरकार के पास समस्या ये हो गई है कि एनजीओ को भी इन्होंने लपेट दिया सारा, तो जनता के बीच में शांति कैसे हो। जनता पढ़ लिख रही है, अखबार सोशल मीडिया के ज़रिए उसको अब समझ आ रही है और अधिकारों के बारे में जागरूक हो रही है, क्योंकि नॉलेज अब उसको भरमाने की कोशिश भी करते हैं, एंटरटेनमेंट डालते हैं, भड़काऊ कंटेंट डालते हैं, हर चीज़ को मजाक बनाते हैं ताकि लोग इसी में खुश रहें। लेकिन भूखे भजन ना होए गोपाला, ऐसी स्थिति में खुश रहना भी मुश्किल होता है। तो उन हालात में जब सरकार अपनी जनता को पैसिफाई करने की कोशिश करती है तो वो स्कीम लाती है, और उसमें ये जो प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप है, इसने जो स्कीम की बात की है वो स्कीम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। ये क्या होती है? ये होती है कि पूरे देश में हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो भिखारी हो चाहे वो मजदूर हो, उसकी एक मिनिमम इनकम तो होनी ही चाहिए। ये गारंटी सरकार को देनी चाहिए, ताकि उस आदमी के अंदर अनरेस्ट ना आए, उसका काम चलता रहे। वो मिनिमम इनकम कितनी हो? आपको बता दूं, अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पे लोग इस मसले पे वोट डाल रहे हैं कि किस तरह से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य सब मुफ्त होना चाहिए, और वहाँ की सरकारें ये करने की बात कर रही हैं। हमारे यहाँ पे इसको मुफ्तखोरी कहते हैं। खैर, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेके बहुत पुराना कंसेप्ट है, और इसको बहुत सारे देशों ने इसको लागू भी किया है। जापान में हर व्यक्ति को 1 लाख येन दिए जाते हैं, बाकायदा एक मिनिमम इनकम की गारंटी है। इसी तरह कनाडा में $2500 हर महीने दिए जाते हैं वहाँ के हर नागरिक को, कि भाई इतना तो मिनिमम तुमको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम कुछ काम करो ना करो, तुम्हारे पास कुछ काम हो ना हो, इतना तुमको मिलेगा ही मिलेगा। इसके और भी फ़ायदे वो मैं आगे आपको बताऊँगा आपको। और 1967 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो द्वितीय थे, उन्होंने कहा कि गारंटीड इनकम एक ऐसा प्लान है जो गरीबी को ख़त्म कर देगी। और फ्रीडमैन जो थे, मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने एक नेगेटिव इनकम टैक्स का भी प्रस्ताव रखा था। नेगेटिव इनकम टैक्स ऐसा हुआ कि एक लेवल से ऊपर आपकी इनकम है तो आप टैक्स दोगे, और उस लेवल से नीचे है तो आपको सरकार देगी। ये कंसेप्ट कहाँ से आते हैं और ये क्यों आते हैं? ये कंसेप्ट इसीलिए आते हैं कि जनता में अनरेस्ट ना हो, क्योंकि अमेरिका भी पूंजीवाद देख रहा है, जापान भी पूंजीवाद का गढ़ है, कनाडा भी पूंजीवाद का गढ़ है, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे नागरिक दुखी ना हो। राहुल गांधी 2019 के चुनाव में इसी तरह का एक कंसेप्ट लेकर आए थे, और उन्होंने उसको चुनावी वादा बनाया था। वो हार गए, इसका मतलब वो खारिज हो गया। और ये कंसेप्ट था कि 72,000 रुपये एक परिवार को साल में हम देंगे। 72,000 कैसे देंगे कि अगर आपकी 50,000 इनकम है तो आपको 22,000 मिल जाएगा साल में।
अगर आपकी 72,000 से ऊपर इनकम है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 72,000 से नीचे आपकी कोई इनकम नहीं है आपके परिवार की तो 72,000 मिल जाएंगे। ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कि समाज का एक तबका जिसके पास न्यूनतम चीज़ें हों। ये व्यवस्था नई नहीं है। यूटोपिया के बारे में जो लोग जानते हैं उनको बता दूं मैं कि यूटोपिया जो है एक ऐसा काल्पनिक देश था जिसके बारे में थॉमस मोर ने कल्पना की थी, और वो बड़े अच्छे लेखक थे, विचारक थे, आयरिश थे, आयरलैंड के, इंग्लैंड के कह लीजिए। और उन्होंने एक देश की कल्पना की जो एक द्वीप है, बसा हुआ है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, उत्पादन के साधन कैसे होंगे। बेहद खूबसूरत रचना है, और वो रचना हमेशा से राजनीतिक जो गलियारे हैं उनको प्रेरणा देती रही है। तो थॉमस मोर ने जो है उन्होंने लिखा कि अमीर जो वो ये मानते थे, उनका जो केंद्रीय विचार था वो ये था कि जो उस वक़्त का जो मॉडर्न अमेरिकन स्टेट था वो अमीरों के स्वार्थों का एक टूल बना हुआ था, उपकरण बना हुआ था। और उनका कहना ये था कि ये जो अमीर होते हैं ये साजिश के अलावा कुछ नहीं करते हैं, साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, और व्यक्तिगत लाभों के बारे में ही वो चिंतन करते हैं, और राज्य के नाम और हस्ताक्षर के तहत वो वकालत करते हैं, यानी सरकार के नाम पे वो अपने लूट का धंधा चलाते हैं। और इसका असली कारण लोगों की पर्सनल वेल्थ है, लोगों की निजी संपत्ति जो होती है वो इसका कारण है, थॉमस मोर कहते थे। यानी लोगों के पास में जो पर्सनल ताकत है, जो पर्सनल पैसा है, वही बीमारी की जड़ है। मैं चाहूँगा मेरे 3 फ्लैट हो जाएं, मेरा बंगला भी हो जाए, मेरे 4 गाड़ियाँ हो जाएं। क्यों? क्योंकि पर्सनल वेल्थ, और उस पर्सनल वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए लोग नैतिकता की और ईमानदारी की सीमाओं को तोड़ते जाते हैं, ऐसा वो मानते थे। तो जो उन्होंने यूटोपिया राज्य बनाया था उसमें उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझाया, उसको एड्रेस किया है। तो इसमें जो है अलग अलग तरह से इस तरह की कल्पनाओं पर बात हुई। 2016-17 में भारत में जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसमें एक यूबीआई के अध्याय को शामिल किया गया, उस पर चर्चा की गई। जेटली उस वक्त वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली, और उन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम देश में लाने की प्लानिंग की, प्रपोज किया उसको, और कहा कि एक बिना शर्त नगद देश के नागरिकों को दिया जाएगा। इससे जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और दूसरी बात एक और होती है, देखिए, मिनिमम बेसिक इनकम बहुत सारी बुराइयों को भी दूर करती है। हमारे भारत में हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। लोग कहते हैं भाई तलाक के लिए क्या ऐसे कानून, कठिन कानून है, तलाक देना भारत में मुश्किल है, जब चाहो सेपरेट हो जाना चाहिए। भाई आप मिडिल क्लास और शहर में रहते हो ये बात कह सकते हो, अमीर आदमी कह सकता है। जो गांव की औरत है जिसके लिए करियर भी उसकी ससुराल है, रोटी भी उसकी ससुराल है, सामाजिक परिस्थितियाँ भी उसको मजबूर करती हैं कि वो जो कुछ सहे वहीं रहे, उस औरत को पुरुष अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करके जब घर से बाहर निकाल देता है, उसका गुजारा कैसे होगा? ऐसी स्कीम उसकी मदद करेगी, क्योंकि उसको रोटी की दिक्कत नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंस के साथ में अपने जीवन को जी सकती। जीवन को जीने का मतलब होता है एक व्यक्ति को एक नियत समय मिला है जिसमें वो अपनी मर्जी से रह सके। सबको मर के चले जाना है, जाने से पहले इंसान दूसरों के हिसाब से उसको ना जीना पड़े, दूसरों के उत्पीड़न को सहते हुए ना जीना पड़े, ये आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए। और इस तरह की मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम ऐसे लोगों की मदद करती है। अब दूसरों की मर्जी से ना जीना पड़े, इसमें बात बच्चों का भी आता है। बाल श्रम है, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 8 साल का बच्चा, आपका अपना बच्चा है 8 साल का, वो जिस उम्र में बाहर से ब्रेड तक नहीं ला सकता, वहाँ ब्रेड वाले की दुकान पे झाड़ू लगा के और पूरे दिन एक दूसरा बच्चा ब्रेड बेच रहा होता है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकता। लेकिन एक मिनिमम इनकम गारंटी होगी तो ये बाल मजदूर वाली बीमारी भी दूर हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जो श्रमिकों का शोषण है वो भी दूर हो जाएगा। गांव से एक आदमी आता है, उसको अपने बच्चे पालने, कोई ज़रिया नहीं, शादी हो गई है, काम धंधा कर नहीं पाता है, रोज़ उसकी बीवियाँ 4 बातें सुनती है, घर वालों की, गाँव वालों की, सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, 12 घंटे 8,000 में नौकरी करता है, और वो शोषण सह रहा है क्योंकि उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर ऐसी मिनिमम इनकम स्कीम हो जैसा कि मनरेगा के कारण हुआ है तो कहेगा भाई इतने पैसे कम से कम मिलेंगे तब तो काम करूंगा, वरना क्या फ़ायदा, घर में ही आराम करता हूं। तो जो लोअर क्लास है उसको पैसा देने की मजबूरी हो जाएगी, उद्योगपति की, अमीरों की, कैपिटलिस्ट की। अभी क्या होता है कि सबसे पहले उसको काटते हैं, जैसे मैंने बेरोजगारी वाले में भी बताया था, महंगाई वाले में भी बताया था कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, सारे इनपुट कॉस्ट महंगी हो गई, ब्याज भी महंगा हो गया, वहाँ तो कटौती कर नहीं सकते, इनकी तनख्वाह कम कर दो।
अब जैसे ही क्राइसिस आएगा, सारे कॉरपोरेट में किसी की 25% तनख्वाह काट देंगे, कुछ लोगों को निकाल देंगे, 15% का अनुमान है कि तनख्वाह कटेगी या 15% लोग निकाले जाएंगे। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ जो बनती हैं, एक मिनिमम गारंटी स्कीम होगी, एक सिक्योरिटी के साथ में भारत का नागरिक अपना जीवन जी सकेगा। मिनिमम एक बुजुर्ग आदमी रिटायर हो जाता है, आपने उसकी सोशल सिक्योरिटी वैसे ही छीन ली है, पेंशन आपने ख़त्म कर दी है, नई पेंशन स्कीम है जिसमें वो अपने ही पैसे से अपने लिए पेंशन खरीदेगा, ऐसे आदमी को दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो एक मिनिमम गारंटी स्कीम अगर होती है तो इस देश में सबको खुशहाल बनाएगी। 5% के करीब पैसा हमारे देश में हम वेलफेयर स्टेट पे खर्च करते हैं, हथियारों पे हमारा खर्चा इससे ज़्यादा है। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में जो बात हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको और उनकी इमरजेंसी बेसिक इनकम को उनके ऊपर लागू कर दिया जाए। कोरोना काल के दौरान भी एक सुझाव आया था बहुत सारे देशों में दुनिया में कि भाई जब ये कोरोना चल रहा है, लोगों को आपने काम धंधा बंद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, तो इन लोगों को आप कम से कम एक मिनिमम बेसिक इनकम दे दो ताकि ये खींच सकें, अपना काम चला सकें। लेकिन सरकारों ने दूसरी तरह की खैरात वाली राहतें देना उचित समझा। भारत में मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट कुछ गाँव में चल रहा है, 8 गाँव में 6000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर चल रहा है। इसके ऊपर एक काम ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि अब इस काम को लागू करना एक जल्दबाजी हो गई है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से असमानता का स्तर हो गया है, ऐसी हालत में और एक प्रेरक सोशल अनरेस्ट है हमारे पास में। श्रीलंका में जो सोशल अनरेस्ट हो रहा है वो हमको प्रेरणा दे रहा है। हांगकांग में जो सोशल अनरेस्ट होता है वो भी हमको प्रेरणा देता है। और इस तरह के जो आंदोलन होते हैं वो प्रेरणा देते हैं जब इतने नज़दीक में ऐसी चीज़ें हो रही हों और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बड़ा कारण हो, लोगों की लगातार वेल्थ बढ़ रही हो, हमारे पैसे से हमारा बैंक उठा के लोगों को ऐसे ऐसे लोन दिए जा रहा है, वीडियो आपने देखा होगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये करना ही होता है कि थोड़ा सा अपनी जान बचाए, वरना सब गड़बड़ हो जाता है, उनके लिए तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारी योजना चलाती है सरकार, उसमें गरीबी की रेखा के नीचे वालों के इसके लिए उसके लिए अब तो राशन कार्ड भी छीन रहे हैं। राशन कार्ड की शर्तें इतनी मुश्किल बना दी हैं कि कोई भी आदमी जिसके पास अपना घर है वो राशन कार्ड नहीं ले सकता। ज़्यादातर लोग जो पुराने लोग हैं, जो बर्बाद हो गए हैं, जिनके घर में कभी आमदनी कमाई होती थी लेकिन नहीं है, वो आज राशन कार्ड से राशन ला के सस्ता काम चलाते थे। आपके देश में शोषण की जो व्यवस्था है उसमें आपका क्राइटेरिया चलेगा नहीं, भाई अपना मकान है इसलिए आपको राशन कार्ड से राशन नहीं मिलेगा। अजीब सा लॉजिक है, इस तरह के अजीब से तर्क हैं। मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं, मैं गांव के अभी भी टच में रहता हूं, हालांकि 2 पीढ़ियों से हम लोग गांव में नहीं हैं। तो अभी भी गांव के में पता चलता है कि सब ख़ानदानी मकान था, 70 साल के 80 साल के हो गए बुजुर्ग। वृद्धावस्था पेंशन की जो उनकी शर्तें हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं, राशन कार्ड की भी शर्त पूरी नहीं करे तो मर जाएं। ऐसी ही स्थितियों में मिनिमम इनकम गारंटी बहुत ज़रूरी है। जीडीपी का 5% मैंने आपको बताया हम खर्च करते हैं गरीब योजनाओं पे। तो कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, क्लास कैरेक्टर होता है। क्लास कैरेक्टर मतलब वर्ग चरित्र। आप जिस क्लास के आदमी होते हैं वैसे ही आप व्यवहार करने लगते हैं। यानी जब आप गरीब होते हैं तो आपका सुर अलग होता है, जब आप मैनेजर हो जाते हैं तो आपका सुर अलग होता है, जब आप मालिक होते हैं तो आपका सुर अलग होता है, जब आप नेता होते हैं तो आपका सुर अलग होता है। जिस रोल में आप होते हैं वैसी हरकतें करने लगते हैं। तो कैपिटलिस्ट जो होता है, जो पूंजीपति होता है, जिसमें आप हिंदुस्तान में अडानी अंबानी और 2 4 6 10 लोगों को मान लीजिए, इन लोगों का एक क्लास कैरेक्टर होता है कि आसानी से पैसे छोड़ते नहीं, ये पैसे देना नहीं चाहते हैं। इसलिए टैक्स चोरी की बातें आ रही हैं, इसलिए अमेरिका में कंपनियां छोड़ना, टैक्स हेवन कंट्रीज़ में कंपनियां बनाना ताकि भारत को टैक्स ना देना पड़े। तो इन लोगों ने कभी ये नहीं चाहेंगे कि पैसा वेलफेयर पे खर्च हो। ये पैसा चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वेलफेयर होता है, गरीबों को रोज़गार मजदूरी मिलती है ताकि इनका माल जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ये चाहते हैं कि इनके उद्योग को बढ़ाने पे खर्च हो, कानूनों को कमज़ोर कर दिया जाए, ब्याज कम कर दिया जाए, इस पे खर्च होना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये तुम्हारी जितनी भी दौलत है वो अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि बारूद के दहाने पे पहुंच गई है। जिस तरह की विषमता बढ़ गई है उसमें अगर सरकार गरीबों को पैसिफाई नहीं करती है स्थितियाँ बहुत बिगड़ेंगी। 2016 में ये जेटली साहब के टाइम पे प्रस्ताव आया था, 16 से लेके आज 22 हो गया है और इन सालों में 5-6 सालों में स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। इस बीच में कोरोना भी आ गया है, इस बीच में हमने श्रीलंका भी देख लिया है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी गिर गया है, हमारे टैक्सेशन की हालत, महंगाई की हालत, इन सब चीज़ों को देखते हुए अब हालात और बिगड़ गए हैं। और मुझे लगता है कि सरकार अगर इस सॉल्यूशन को नहीं पकड़ती है तो बहुत बड़ी गलती करने वाली है और दुर्भाग्य से इस गलती का भी पहला शिकार मिडिल क्लास बनेंगे, क्योंकि बाकी लोगों ने तो बड़े बड़े लोगों ने
लंदन में भी महल ख़रीद लिया है किसी ने, वहाँ पे भी ख़रीद लिया है, वहाँ पे भी ख़रीद लिया है। एक हवाई जहाज़ चाहिए जो उनकी बिल्डिंग की छत पे ही उतर जाता है और उससे वो हेलीकॉप्टर से तो उतर ही जाता है, उससे वो उड़ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सरकार को समय रहते स्कीम पे अमल करना चाहिए। और जो मोदी सरकार की अपनी इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, एडवाइजरी काउंसिल है, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसकी सलाह को मान लेना चाहिए। और इस देश में वाकई अगर देश को बदलना है, मज़दूर की मज़दूरी बढ़ानी है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, भाई मज़दूर के पास पैसे आएंगे, उससे भी इस इंडस्ट्री और उद्योगों को, अमीरों को ही फ़ायदा होगा। वो बाज़ार में जाके चीज़ें परचेज़ करेंगे तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, छोटी इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी और बड़ी इंडस्ट्री बढ़ जाएगी। इसलिए स्कीम बहुत जल्दी लानी ज़रूरी है। वेलफेयर स्टेट हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। हम उससे जितना पीछे हटे हैं, आज से नहीं हटे हैं। कोई इस सरकार की बात सोच रहा है तो गलत है। राजीव गांधी की हत्या के बाद से ही हम तेज़ी से हटे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा इत्तेफाक है। और अगर हम समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो स्थितियाँ बहुत बिगड़ने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। पूंजीवादी देशों की अगर बात आपके दिमाग में आ रही है, मैंने आपको कनाडा का, पंजाब और जापान का उदाहरण दिया। ऐसा नहीं है, पूंजीवादी देश भी ऐसा कर रहे हैं। और अमेरिका अगर ना करता है तो नहीं सुनना चाहिए, IMF मना करता है तो नहीं सुनना चाहिए। हालात यहाँ बिगड़ेंगे, वहाँ नहीं बिगड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।